मॉर्निंग एवरीवन। और बताइए क्या करने वाले आज हम लोग? एफएम क्वेश्चनियर सॉल्व करने वाले। मगर ये सब डिस्कशन है, इधर सॉल्यूशन तुम्हारा रेडी हो जाना चाहिए था मेरे डिस्कशन के पहले। क्या आपने एक नोटबुक लेकर इसको सॉल्व किया है? श्योरली, ऑनेस्टली, कितने लोगों ने नोटबुक लेकर उसको सॉल्व किया है? नोटबुक में प्रॉपर सॉल्व किया है? हाफ वाफ नहीं रहता है, पूरा रफ में क्यों किया? अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। जो लोग अच्छे से सॉल्व किए नोटबुक लेकर, बताइए, हाथ ऊपर कीजिए एक बार। सी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हार्डली 50 आउट ऑफ 500, ओनली 50। और कितने लोगों ने रफ में किया? ठीक है, मैं आपका रफ मतलब आप कैलकुलेटर को भी रफ बोलते क्या? लिख के बस एक काम करो अगली बार से, और इस बार इस चैप्टर से भी ऑब्वियसली आप नोटबुक में सॉल्व करोगे। एंड बिलीव मी दोस्तों, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कितने लोगों ने आंसर सामने रखकर कैलसी पर सॉल्व किया और टिक टिक किया? जल्दी जल्दी। एक, दो, विश्वास है, 3, 4, 5। बहुत गलत बात है। आंसर सामने रखकर कैलसी पर सॉल्व कर टिक करना एब्सोल्युटली अ वेरी रॉन्ग मेथड। रफ में सॉल्व करना ऑल्सो इज अ रॉन्ग मेथड। आपको सॉल्व करना चाहिए प्रॉपर नोटबुक बनाकर। और मैंने क्या बोला आपको याद है? फर्स्ट डे फेल पास कुछ नहीं होता, रिजल्ट हर वक्त पास ही आता है। मगर प्रॉब्लम यह है कि आप आपका दिमाग लगा देते हो। जैसे टीचर ने कुछ बोला वो फॉलो किया तो आप पक्के से पास हो। बट प्रॉब्लम ये होता है जहां पर तुम्हारा छोटा सा दिमाग जो नहीं खर्च करना चाहिए था वो उधर खर्च कर दिया। सो आई टोल्ड यू नीड टू प्रेजेंट एवरी डे, बी प्रेजेंट एवरी डे। दूसरा मैंने बोला था होमवर्क जरूर करना है आपको। और होमवर्क में कल का होमवर्क था आपका क्वेश्चनर। और कल एक पहली बार नहीं, मैं परसों से बोल रहा हूं आपको। और मैं आपको बोल भी रहा हूं कि टेस्ट का प्रिपरेशन मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस क्वेश्चनर सॉल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चनर कितना बड़ा गारंटी दे रहा हूं मैं आपको? स्टडी मटेरियल मत करो, एमटीपी मत करो, आरटीपी मत करो, पास्ट एग्जामिनेशन मत करो, सब कुछ मैं इधर करा दूंगा क्वेश्चनर के संग, क्वेश्चनर के साथ। बराबर है? बट उसके बावजूद भी अगर आपको उस बुक का इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहा है तो इट्स वर्स्ट। प्लीज इंश्योर यू आर सॉल्विंग इट प्रॉपरली। ठीक है? तो चलिए लेवरेज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स, सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500। क्या मिल गया आपको? सेल्स। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर शर्ट इज 200। क्या मिल गया? वेरिएबल कॉस्ट। क्या मिलेगा उससे? कंट्रीब्यूशन। और आगे फिक्स कॉस्ट दे रखा था, इससे ईबीआईटी तक पहुंच गया आप लोग। और इन्होंने बोला कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। मिल जाएगा। और उसके बाद इन्होंने बोला इफ सेल्स आर अप बाय 10% कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी। तो आपके पास दो चॉइस है, फॉर्मूला यूज कर लो या फिर सीधा सीधा वापस से सॉल्व कर लो। ठीक है? किया क्या सबने? क्वेश्चन नंबर 1 सुपर इजी। ओके, तो ईबीआईटी तक आप पहुंच गए, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी कर आपने लेवरेज निकाला और फॉर्मूला यूज किया परसेंटेज चेंज वाला। ये देखिए कैसे सॉल्व करते हैं ये लोग। अब आप बोलोगे सर ये तो आपकी बुक है। मैंने क्या बोला? बुक मेरी है, क्वेश्चंस मैंने सिलेक्ट किया आईसीआई के पास से, और ऑब्वियसली आंसर्स पूरे आईसीआई स्टाइल से दिए हुए। आपको आपके स्टाइल से मतलब अपने स्टाइल से सॉल्व करना है, और अपने स्टाइल से बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते अपन। ऐसा जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट नहीं करते कुछ भी। समझे क्या? तो सबने किया ना अच्छे से। आपको क्या करना चाहिए इस केस में? 6 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जो कि ढूंढना है हमको, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। कितना है? 10% है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर 60% आंसर आ जाएगा ना एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते। सर प्रॉपर सॉल्व किया है एंड 1 आवर 45 मिनट्स लगे। वेरी गुड। आपको कितना टाइम लगा मैडम? 2 दिन में आधा आधा?
अंदाजा कितना टाइम लगा होगा? क्यूमुलेटिवली मिलकर 2 आवर्स, 2 आवर्स गाइस, 2 घंटे की मेहनत, एक चैप्टर खत्म। सोचो ना यार, क्यों ऐसे अपन लोग वो करते जिसकी वजह से अपना ग्रुप 1 प्रॉब्लम में आया। अपना ग्रुप 1 क्यों प्रॉब्लम में आया? अपन ने कुछ रूल्स फॉलो नहीं किए। अब ग्रुप 2 में क्या डिसाइड किया था अपन ने कि यहां पर सब बराबर करेंगे, और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं कि एफएमई को क्लास के साथ ही हो जाएगा, बट उसके लिए सिर्फ आपके एंड से जो मेहनत चाहिए वो चाहिए। करोगे ना? आज भी मैं आपको एक टेक अवे दूंगा, इसी पर दूंगा, मेहनत पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द फर्म ए बी सी डी फॉर द फॉलोइंग प्राइसेस एंड कॉस्ट डेटा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट चारों फर्म का दिया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया हुआ है। व्हाट कैलकुलेशंस कैन यू ड्रॉ विथ रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड कॉस्ट एंड डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज रिजल्ट्स? एक्सप्लेन। अज्यूम नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड बी 5000। तो सीधा सीधा नंबर ऑफ यूनिट्स दिया रहेगा तो सेल्स मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, माइनस फिक्स कॉस्ट कर ईबीआईटी आएगा, उससे आप आपके डीओएल निकाल लोगे। चारों फर्म के डीओएल निकाला क्या आपने? ये चारों फर्म का डीओएल आता है एवरीवन। और फिर उसके बाद क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम? तो बहुत सिंपल है, ए कंपनी का जो है लेवरेज ऑपरेटिंग वाला, ध्यान दो इधर, ए कंपनी का जो ऑपरेटिंग वाला लेवरेज है वो बहुत हाई है। इसका मतलब उसका ऑपरेशनल रिस्क बहुत हाई है, उसने फिक्स कॉस्ट ज्यादा रखा है कंपेयर टू कंपनी बी सी एंड डी। डी कंपनी ने तो लेवरेज ही नहीं रखा है। इज इट गेटिंग एनी लेवरेज, एनी एडवांटेज? नो, बिकॉज ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट इज जीरो। व्हेन ऑपरेशनल फिक्स कॉस्ट इज जीरो, दैट मींस, बोलो, DOL is equal to 1 means no operating leverage. DOL 1 मतलब no operating leverage। तो आपको बस यही बोलना है कि ऑपरेटिंग लेवरेज रिस्क बताता है और कंपनी ए का रिस्क सबसे ज्यादा है, वेयरएज कंपनी डी ने तो कोई लेवरेज रखा ही नहीं है, मतलब रिस्क कुछ उठाया नहीं है। कॉशियस एंड कंजर्वेटिव कंपनी दिख रहा है। ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स करना प्रॉफिटेबल नहीं होता, याद रखिए। क्वेश्चन 3, और यहां पर बोला है फर्म्स डिटेल्स आर गिवन बिलो, सेल्स एट द रेट 100 पर यूनिट 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50%, ऑफ कोर्स बचा हुआ 50% आपका पीवी रेशियो रहेगा, कंट्रीब्यूशन एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, और उसके बाद इन्होंने फिक्स कॉस्ट दे रखा है आपको, एंड देन दे आर सेइंग इट हैज बोरोड 10 लाख रुपीज एट व्हाट रेट? 10%। सो क्या मिला इससे? इंटरेस्ट मिला 1 लाख रुपीज, और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास 10 लाख का है, 100 ईच, इससे आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी मिल जाएंगे। ऑल ऑफ यू समझे क्या? और फिर इन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज निकालने बोला है, और टैक्स रेट नीचे दे रखा है। बोलो, आप ईएटी तक पहुंच सकते हो ना? एकदम आसान है। ओके, और तीनों लेवरेजेस ईबीटी तक ही निकल जाते हैं। तीनों लेवरेजेस कब तक निकलते हैं? जब तक इंफॉर्मेशन ईबीटी तक आता है, करेक्ट। और बट इस केस में जब मैं ऐसा बोलता हूं तो अज्यूम कर रहा हूं मैं कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है, और प्रेफरेंस शेयर इधर दिया भी नहीं है, बट प्रेफरेंस शेयर जब रहता है तो ईबीटी तक नहीं जाना पड़ता है, नीचे तक सॉल्व करना पड़ता है पूरा, और फॉर्मूला भी चेंज होता है। कौन सा? डीएफएल का एज वेल एज डीसीएल का। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी पूछा इन लोगों ने, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आफ्टर टैक्स निकाल लो, क्योंकि टैक्स रेट दे रखा है। बोलो, फॉर्मूला आफ्टर टैक्स का क्या है? ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। किया क्या सबने? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना लोगे? 10 लाख प्लस 10 लाख 20 लाख, क्योंकि डेट प्लस इक्विटी का कैपिटल कितना है कंपनी के पास? 20 लाख, तो इन्वेस्टमेंट कितने का किया रहेगा? 20 लाख। झेपिंग क्या? एंड इससे आंसर आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन में 2 तरीके का भी निकाल सकते हैं आप, बिफोर एज वेल एज आफ्टर, बिफोर एज वेल एज आफ्टर भी निकाल सकते हैं। और अगर आप बिफोर निकाल रहे हो तो सिर्फ ईबीआईटी लेना पड़ेगा, बराबर। आईसीआई ने क्या किया? ये क्वेश्चन आईसीआई का क्वेश्चन है, और आईसीआई ने इस क्वेश्चन में क्या किया मैं आपको बता दूं। सेम क्वेश्चन, स्टडी मैट का ये, और आईसीआई ने इस क्वेश्चन में ऐसा लिखा है, ROI is considered as ROE here. ROI is considered as ROE in this case. And formula क्या यूज किया? NI divided by equity into 100. और क्या रीजन उसका? कोई रीजन नहीं है,
बस मन में आ गया इंस्टीट्यूट है। एक क्वेश्चन में तो अज्यूम करता है, इट इज अज्यूम दैट टैक्स रेट इज 50%। टैक्स ही नहीं दिया था क्वेश्चन में, स्टडी मैट का क्वेश्चन है वो, मगर मैंने एटलीस्ट इतना एक काम किया कि उनका सॉल्यूशन यहां पर चेंज कर कर किसके हिसाब से निकाला अपन ने, ROI के हिसाब से निकाला। ये कौन सा है, बिफोर टैक्स। इसी को अगर आफ्टर टैक्स करना रहेगा तो ये रेट आ जाएगा 5%। किया क्या सबने सॉल्व? 5% कैसे आएगा, 1 लाख हो जाएगा ना न्यूमरेटर 2 लाख की जगह। यस, ठीक है। तो अपन ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और आप बोलोगे सर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इंस्टीट्यूट मार्क्स नहीं देगा। सर ऐसा कुछ नहीं है भाई, उनका मॉडल आंसर अलग होता है और सजेस्टेड आंसर अलग होते हैं। मॉडल आंसर मैंने बोला आपको, इंस्टीट्यूट कभी आउट नहीं करता पब्लिकली, अंडरस्टूड। RTI के अंडर भी नहीं डाला है उन्होंने मॉडल आंसर, प्राइवेट प्रॉपर्टी बोलकर। तो इसीलिए, और लास्ट केस में इन्होंने क्या पूछा आपको, इफ सेल्स आर इंक्रीज बाय 6 lakhs व्हाट विल बी द न्यू EBIT। तो बस नया सेल्स लेना है आपको 30 lakhs और फिर नॉर्मल सॉल्व करना है आप। आई होप सबने किया रहेगा, एकदम आसान है। और इसको आपने ऐसा नहीं सॉल्व किया रहेगा, आई एम श्योर। इनकम स्टेटमेंट बनाकर सॉल्व किया, बेस्ट है। फॉर्मूले से किया तो डिफरेंस आता है, जनरली राउंड ऑफ डिफरेंस आता है, इसलिए फॉर्मूला अवॉइड किया करो। जैसे 1.22 टाइम्स लेवरेज है तो उसके आगे कुछ रहता है, और पूरा भी लिया ना तो भी डिफरेंस आता है एक्चुअली। आपके क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें 6 अलग अलग टाइप्स थे, तो उसमें से लास्ट के 2 टाइप अगर तुम फॉर्मूले से सॉल्व करोगे ना तो तुमको बहुत ज्यादा डिफरेंसेस आएंगे। नहीं ज्यादा आता है, हजारों में डिफरेंस आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज बेस्ट, इफ नॉट पॉसिबल देन ओनली फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, फोर्थ क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दिस कंपनी कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन, क्या बोल रहे हैं, EPS इफ द सेल्स आर इंक्रीज्ड बाय 10%। गाइस अंडरस्टैंड, सेल्स मतलब फर्स्ट पार्ट, EPS मतलब लास्ट पार्ट। कौन सा लेवरेज, DCL, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1,57,500 और आपको EBIT दे रखा था और आपको EBT दे रखा था। नाउ टेल मी विदाउट लुकिंग एट द आंसर, कैसे सॉल्व किया आपने इसको? एक मिनट बोलो, कौन बताएगा? कौन बताएगा? पास करो। हाँ, पहले DOL निकाला, पहले DOL निकाला आपने, फिर DFL, फिर DFL, हाँ फिर DCL निकालिए। बट DOL निकालने के लिए तो कंट्रीब्यूशन लगता है ना? हाँ तो है ना, कंट्रीब्यूशन रेडी है अपने पास? हाँ EBIT प्लस फिश कॉस्ट, तो बोलना स्टेप बाय स्टेप। EBIT प्लस फिश कॉस्ट, EBIT प्लस फिक्स कॉस्ट करके कंट्रीब्यूशन आएगा, हाँ। वो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT कर DOL आएगा। अब DFL निकलेगा क्या? यस, हाँ, क्योंकि क्वेश्चन में EBIT भी दिया हुआ है, EBIT और EBT दोनों दिया हुआ है। क्या निकलेगा? DFL। फिर क्या किया तुमने? फिर दोनों से DCL निकाला, हाँ, और फिर DCL इंटू सेल्स परसेंटेज, DCL इंटू सेल परसेंटेज विल गिव यू EPS का। करेक्ट है क्या ऑल ऑफ यू? तो पहले DOL निकाला, उससे DFL निकाला, फिर DCL निकाला और फिर फॉर्मूला यूज किया परसेंटेज चेंज वाला, जिससे आंसर 23.625 आता है। करेक्ट? एनी डाउट? अगर फॉर्मूला नहीं लिख रहा तो आप उसको स्टेटमेंट फॉर्मेट में सॉल्व करना चाहते हो तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन को 10% से बढ़ाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सेल तेरा 10% से बढ़ेगा तो तेरा कंट्रीब्यूशन भी 10% से ही बढ़ेगा, तो तू कंट्रीब्यूशन से आंसर शुरुआत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। बट उस केस में तू ध्यान रख, अभी अपन क्या बोल रहे हैं यहां पर, कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन EPS बोल रहे, बराबर। जनरली तू EPS निकाल के छोड़ देता है, ऐसा अगर तू सॉल्व करेगा इनकम स्टेटमेंट में तो तू क्या करेगा, EPS निकाल के छोड़ सकता है। तो क्या करना पड़ेगा तुझे,
एग्जिस्टिंग लेवल का ईपीएस निकालना पड़ेगा पहले, फिर न्यू लेवल का निकालकर फिर परसेंटेज चेंज, कुछ ज्यादा लेंथी हो गया वो। बट तू समझा क्या, तुझे एग्जिस्टिंग लेवल पर भी करना पड़ेगा और न्यू लेवल पर भी करना पड़ेगा। उससे अच्छा ये सॉल्व कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन, कंट्रीब्यूशन। ड्यूअल डीएफएल निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली डीसीएल निकालोगे, क्योंकि आपके पास रिवर्स कैलकुलेशन से कंट्रीब्यूशन रेडी है। हाँ, ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, हाँ, तो उससे आपको कंट्रीब्यूशन मिला डिवाइडेड बाय ईबीटी। हाँ, डायरेक्टली वो भी हो सकता है। आप डीएफएल मत निकालो, डीओएल मत निकालो। सुनो, इस क्वेश्चन को और शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप ईबीआईटी प्लस फिक्स कॉस्ट कर पहले कंट्रीब्यूशन निकालो। समझे? सब लोग समझ रहे हैं क्या? और कंट्रीब्यूशन को डायरेक्टली डिवाइडेड बाय ईबीटी कर दो, आपका डीसीएल आ जाएगा। आपका डीसीएल आ गया तो डायरेक्टली फाइनल स्टेप डायरेक्टली ये आ जाएगा ना, ये वाला। समझा कि नहीं? ना डीओएल निकालना पड़ेगा ना डीएफएल, डायरेक्टली किस पर जंप करेंगे? डीसीएल, बाय यूजिंग द फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। ईबीटी जो कि रेडी है क्वेश्चन में, 14 लाख कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी। प्रॉब्लम क्या है? डीसीएल के लिए। यस, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोडक्शन लेवल, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, टैक्स रेट, कंप्यूट द अर्निंग आफ्टर टैक्स। बोलो सर। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया है और प्रोडक्शन लेवल दिया है, तो वो मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर कंट्रीब्यूशन निकाला। फिर डीओएल दिया है, DOL दिया है, का फॉर्मूला लगा के तो DOL का फॉर्मूला लगाकर बाय ईबीआईटी ईबीआईटी निकाल लोगे। हाँ, ईबीआईटी आ जाएगा। फिर उसके बाद में डीएफएल निकाल लेंगे हम, क्योंकि हमें डीओएल और डीसीएल दोनों दिया है। ओके, और फिर उससे ईबीटी डीसीएल निकालोगे आप, डीएफएल निकालोगे। हाँ हाँ, डीएफएल निकल जाएगा, डीसीएल डिवाइड बाय डीओएल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फिर हाँ, फिर उसके बाद में कुछ नहीं सर, डीएफएल आ गया तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। तुम बहुत ज्यादा लंबा सॉल्व कर रहे हो, 3 स्टेप में आंसर आ सकता है। पास करो माइक, और इजी आसान तरीके से आंसर आ सकता है। बोलो सर। सबसे पहले इसमें प्रोडक्शन लेवल इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन निकाल लो। हाँ, फिर डीसीएल वाले फॉर्मूले से कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, तो डीसीएल वाले फॉर्मूले को यूज करो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ईबीटी, तो ईबीटी आ जाएगा। तो ईबीटी आ जाएगा, ईबीटी माइनस टैक्स परसेंट, और ईबीटी माइनस टैक्स का रेट कर दो, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर आ गया ना। ऑपरेटिंग लेवरेज की गरज ही नहीं है, ऑपरेटिंग भी नहीं और फाइनेंशियल भी यूज नहीं किया, कुछ नहीं किया। टैक्स रेट अज्यूम नहीं करने का रे। आईसीआई कर सकता है, तू आईसीआई क्या है? तू आईसीआई क्या है? अगर तू सपोज अज्यूम कर लेगा और वो मॉडल आंसर में नहीं रहेगा तो एग्जाम में छोड़ देने का नहीं रहता, जहां तक इंफॉर्मेशन दिया वहां तक ही सॉल्व करने का रहता। अपन अंतर्यामी आईसीआई नहीं है, बहुत रेस्पेक्ट करते अपन इंस्टीट्यूट का, मगर ऐसे केस में ऐसा अपन उनका दर्जा नहीं ले सकते। यू कैन नॉट अज्यूम द रोल ऑफ आईसीआई। सो इफ दे आर अज्यूमिंग, दैट डज नॉट मीन यू शुड अज्यूम। कोई क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो उन्होंने बाकी सब जगह ईबीटी रखकर ही सॉल्व किया है, एक ही क्वेश्चन में ऐसा किया उन्होंने। अब तेरे को कैसा पता चलेगा कि एग्जाम के क्वेश्चन में उन्होंने किया कि नहीं किया? इसलिए मत करो, ठीक है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? ध्यान दे रहे क्या सब लोग? क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, और ये सब इंफॉर्मेशन आपको तभी कनेक्टिंग लगेगी जब आपने सच में एफएम क्वेश्चनर सॉल्व किया है। अदरवाइज तो जय माता दी कोई फायदा नहीं कर, ठीक है। फिर लगेगा कि ये सब क्यों कर रहे सर, हमको तो कुछ समझ ही नहीं रहा सर, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें एमओएस दिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है। क्या मिलेगा इससे? डीओएल मिल जाएगा, बिकॉज 1 डिवाइडेड बाय एमओएस गिव्स यू डीओएल, एवरीबॉडी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है,
इंटरेस्ट का अमाउंट है और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो दे रखा है, फाइनेंशियल लेवरेज भी दिया है और टैक्स का रेट दिया है और आपको बोला है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट। माइक कहां पर है? हाँ पीछे पास करो, बोलो बेटा कैसे सॉल्व करूं इसको? सर पहले डीएफएल के फॉर्मूले से डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेंगे, उससे सर ईबीआईटी का आंसर आ जाएगा। फिर तो एक मिनट, ईबीआईटी निकाला, यस सर, कौन से फॉर्मूले से निकाला? डीएफएल डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रेडी आपके पास, ठीक सर है? आपके पास डीओएल भी है, डीओएल इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एमओएस। डीओएल नहीं है अपने पास, अपन निकालेंगे, मतलब वही सर निकालेंगे, डीओएल निकाल लेंगे। डीओएल निकाला, हाँ। फिर से डीओएल का फॉर्मूला यूज करेंगे, डीओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अभी आपको कंट्रीब्यूशन मिलेगा डीओएल के फॉर्मूले से, डीओएल इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, ऑल ऑफ यू। हाँ फिर आगे हमारे पास पीवी रेशियो है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स आएगा, तो अपने पास कंट्रीब्यूशन है और पीवी है, तो हम लोग को डायरेक्ट सेल्स मिल जाएगा। और फिर एग्जैक्टली ये एक बार कंट्रीब्यूशन आ गया तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर क्या मिलता है? सेल्स मिलता है, तो आपको सेल्स मिल जाएगा। फिर सर इनकम स्टेटमेंट्स में पूरा इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा, बैलेंसिंग फिगर्स आ जाएंगे। ऑल ऑफ यू समझ रहे हैं? ये फ्लो ऑफ आंसर आ रहा है आपको? वेरी गुड, दिस इटसेल्फ शोज कि लेवरेज समझ रहा है, बराबर। बट ये तभी जब आप अकेले में इसे सॉल्व कर रहे हो। मेरे साथ अगर आप पहली बार ये सब सुन रहे हो और फिर भी समझ रहा है, इट्स जस्ट अ बहम, अजम्पशन है कि आपको आ रहा है। आप एक्चुअली नहीं आ रहा है आपको, मैं ले जा रहा हूं वहां तक आपको, या आपको बस ये फीलिंग आ रही है। आप सच में क्वेश्चनियर बुक को अगर प्रॉपर नोटबुक लेकर सॉल्व करोगे ना, तो ही इसका यूज है। डन। 7th क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें मिसप्रिंट है, ओके। 7th क्वेश्चन आस्था ना। क्वेश्चन नंबर 7 says this company has the following balance sheet and income information। बैलेंस शीट दे रखी है, नॉर्मल सी बैलेंस शीट है और यहाँ पर इक्विटी शेयर 10 रुपए के, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता है, डेट अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट का अमाउंट भी पता है, ओके। फिर उसके अंदर रिटेन अर्निंग दिया है और करंट लायबिलिटी दे रखा है। नीचे इनकम स्टेटमेंट दे रखा है जिसमें सेल्स, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 60,000 का डेप्रिसिएशन। तो वो 60,000 क्या होता है बेटा लोग? फिक्स्ड कॉस्ट। दिस इज फिक्स कॉस्ट। तो कहने से इसका मतलब इसमें 60,000 का फिक्स कॉस्ट इंक्लूडेड है, ओके। और फिर बचा हुआ 60,000 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब बचा हुआ 60,000 क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। सबको समझा का ये एडजस्टमेंट। और फिर ईबीआईटी दिया हुआ है 2,20,000 माइनस इंटरेस्ट किया है, ऑब्वियसली 6 लाख पे 10% ऊपर आप देख सकते हो, तो 60,000 का इंटरेस्ट है और वो लेस कर ईबीटी, ये ईबीटी है, ओ ये ईबीटी है एक्चुअली। और फिर टैक्सेस का अमाउंट 56,000 है और ये ईएटी है, करेक्ट? कितना? 35% टैक्स का रेट 56,000 के हिसाब से। तो ध्यान से सुनिए, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको टैक्स का रेट दिया नहीं है बट ये इंफॉर्मेशन दी है, इससे आपको टैक्स का रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा अगर रिक्वायर्ड रहेगा तो, समझे? अच्छा, एरो दे दिया आपने चार्ट बुक में और लिख दिया वहां पर ईबीटी। चलिए, determine the degree of operating, financial and combined leverage at the current level of sales if all operating expenses other than depreciation are variable cost। वो तो clearly बोल भी दिया उन्होंने। और आगे बोला है if the total assets remains the same level but sales increased by 20% या decreased by 20%, compute the earning per share at new sales level। बोलिए आपने कैसे सॉल्व किया इसे? सर जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और कंबाइंड लेवरेजेस है वो तो ऐसे ही निकल जाएगा क्योंकि इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। तो इनकम स्टेटमेंट से निकल जाएगा। इनकम स्टेटमेंट तो बोलिए एक एक फॉर्मूला फटाफट। DOL इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी, बट कंट्रीब्यूशन तो है नहीं तो मेरे पास, कंट्रीब्यूशन तो निकालेंगे, मुझे स्प्लिट करना पड़ेगा, बराबर। 340 में से 60,000 लेस कर कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा पहले। सब लोग हैं मेरे साथ? और फिर मुझे जो फिगर मिलेगा वो कंट्रीब्यूशन का, वो और ये ईबीआईटी का फिगर को यूज कर डीओएल आएगा। फिर उसके बाद डीएफएल के लिए तो इंफॉर्मेशन रेडी है, ईबीआईटी बाय ईबीटी।
और फिर डीसीएल, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आ सकता है। ओके, फिर इनकम स्टेटमेंट वापस से बनाएंगे, लेकिन दो कॉलम्स बनाएंगे, एक जब 20% इंक्रीज है और एक जब 20% डिक्रीज है। इसके लिए हम लोग पहले वेरिएबल कॉस्ट रेशो और टैक्स रेट का रेशो फाइंड करेंगे। वेरी गुड, समझा क्या? डिक्रीज इन सेल 20%, इंक्रीज इन सेल 20%। तो आपका एग्जिस्टिंग सेल कितना है? 3,40,000। लो कैलसी 3,40,000 माइनस करो 20%, कितना हुआ? 2,72,000। और वापस से 340 प्लस 20% करो, 4,08,000। देखा, 4,08,000 और 272। बस अब इसमें सॉल्व करते वक्त दो जगह दिक्कत आएगी, एक वेरिएबल कॉस्ट कितना लेने का और एक टैक्स रेट। तो पहले तो रेशियो ऑफ टैक्स रेट निकाल लो, सेम लाइक दिस रेशियो ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल निकाल लो। समझ गए? और उससे ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, जो 60,000 तेरा वेरिएबल कॉस्ट है उसमें डायरेक्टली माइनस 20% प्लस 20% करके भी तेरा वेरिएबल कॉस्ट आता है। अगर तुझे रेशियो नहीं निकालना है तो तू वेरिएबल कॉस्ट को 20% से बढ़ा और 20% से घटा। ऑब्वियसली टैक्स में नहीं हो सकता, वो टैक्स तो इनकम पे आता ना, इसलिए डीसीएल के फॉर्मूले से परसेंटेज चेंज वाले, हाँ परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले से। मगर तुझे मिलता है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, तो तेरा एग्जिस्टिंग ईपीएस निकालना पड़ेगा तुझे पहले, जो भी आएगा, और उसमें फिर वो न्यू ईपीएस का अमाउंट निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ, पहले केस में ऐड करेंगे और दूसरे केस में लेस करेंगे, तो उससे भी आएगा। सी अल्टरनेटिव आंसर समझा क्या? डीसीएल के फॉर्मूले से भी निकलेगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, बट उससे आपको परसेंटेज चेंज इन ईपीएस मिलेगा। एग्जिस्टिंग ईपीएस पहले निकालना पड़ेगा। ये अमाउंट्स तो रेडी है अपने पास एग्जिस्टिंग वाले, इससे एग्जिस्टिंग ईपीएस निकालना बहुत आसान है। उसमें प्लस दैट परसेंटेज ऑफ ईपीएस एंड माइनस दैट परसेंटेज ऑफ ईपीएस विल गिव यू फाइनल आंसर्स। तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही चीज एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। एक सॉल्यूशन, एक क्वेश्चन के अलग अलग सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली एवरी सॉल्यूशन शुड गिव यू सेम नंबर का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 मेन प्रॉब्लम है, ऊपर नीचे हुआ है, फिक्स कॉस्ट वगैरह, डीएल वगैरह। ओके ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन बोलेगा? पीछे पीछे, हाँ चलो। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ रहे हैं हम लोग। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। कंपनी हैज दिस बैलेंस शीट गिवन। एसेट साइड में फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स दिए। लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल है, कितने शेयर है वो भी बोला है, 50 लाख। एंड रिजर्व एंड सरप्लस दिए। डिबेंचर 15% वाले 10 करोड़ है, इससे आपको इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा, ऑल ऑफ यू। एंड करंट लायबिलिटी दे रखा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है, मतलब कैन आई ट्रीट दिस एज ऑपरेटिंग का फिक्स कॉस्ट, ऑल ऑफ यू। देन वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो दे रखा है, इनकम टैक्स का रेट दे रखा है। आपको ईपीएस और तीनों लेवरेजेस निकालने थे। बोलो क्या किया आपने? एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज करके सेल्स निकालेंगे। एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला यूज कर सेल्स निकालेंगे। बोलिए जरा, एसेट्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला? सेल्स बाय टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टर्नओवर रेशियो, बराबर। हाँ, तो टर्नओवर रेशियो कितना है? 2.5 है। और आपका सेल्स आपको पता नहीं है, 20 बट आपके टोटल एसेट्स 20 करोड़ है। हाँ। तो ऑब्वियसली 20 करोड़ इंटू 2.5, 50 करोड़ आ जाए। 50 करोड़ का हाँ, सेल्स आ गया। बाद में All इनकम of you. स्टेटमेंट बनाएंगे। बाद में फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, जिसमें हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे रखा है, Yes. क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। Contribution. फिक्स कॉस्ट दे रखा है, क्या मिलेगा? EBIT. ईबीआईटी। इंटरेस्ट इंटरेस्ट इधर से निकल सकता है, 10 करोड़। करेक्ट? यस। तो मिलेगा ईबीटी। और टैक्स का रेट देखा है तो ईएटी 30% तक आप पहुंच जाओगे, और उससे में तीनों EPS लेवरेजेस एकदम आसानी से निकल जाएंगे। यस। बिल्कुल सही है। एवरीवन ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आए। जबरदस्त आंसर्स यहां पर भी आ रहे हैं, एकदम एक नंबर। सर क्वेश्चन नंबर 7 में टैक्स कैसे निकाला सर, वो बता दो ना एक बार प्लीज। क्वेश्चन नंबर 7 में टैक्स कैसे निकाला बेटा लोग? आपका एग्जिस्टिंग टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ इनकम अगर आप करोगे तो 35% आता है।
35% टैक्स का रेट आता है, तो आपने नया इनकम स्टेटमेंट में उतना ही टैक्स का रेट लेकर कैलकुलेट करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 कौन बताएगा? पीछे, यस आपको पहले चांस दिया था ना एक बार, हाँ आपका ही, हाँ नहीं दिया था, पीछे पास कर दो। 9th क्वेश्चन, एवरीबॉडी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान देंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दिस कंपनी, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच बोल दिया, इससे नंबर ऑफ शेयर समझे। उसके बाद बॉन्ड दे रखा है, बॉन्ड, ओके, फिर सेल्स दे रखा है, फिर फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है, मतलब ये ऑपरेटिंग का फिक्स कॉस्ट है। ऑल ऑफ यू, फाइनेंशियल रेशियो दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल रेशियो दे रखा है, और पीवी रेशियो दे रखा है, इनकम टैक्स का रेट दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कंबाइंड लेवरेज एंड ईपीएस ऑफ दिस कंपनी, शो द कैलकुलेशन अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, मतलब 2 डेसिमल में आंसर्स। बोलो क्या किया आपने पहले? सर पहले सेल से स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद में अपने पास पीवी रेशियो है, देन सेल्स से स्टार्ट करेंगे, पीवी रेशियो है, देन कंट्रीब्यूशन तो आएगा, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा, वेरिएबल कॉस्ट भी आएगा, फिक्स कॉस्ट है हमारे पास। एक मिनट, आप बोल रहे हो कंट्रीब्यूशन आएगा पहले, वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, बिल्कुल सही है, आगे और कंट्रीब्यूशन आएगा, देन अपने पास फिक्स कॉस्ट है तो ईबीआईटी भी आ जाएगा, देन उसके बाद ईबीआईटी कैसे आएगा? फिक्स फिक्स कॉस्ट दे रखा है, हाँ ठीक कॉस्ट है, माइनस, हाँ ठीक है, ईबीआईटी आ गया। हाँ, देन सर अपने पास ईबीआईटी है, देन अब इधर ट्रिकी पॉइंट ये है कि अगर हम ऐसे कंटिन्यू करते हैं हमारा डीएफएल रॉन्ग आता है, देन एग्जैक्टली, ध्यान से सुनो दोस्तों, ट्रिकी पॉइंट ये है कि अगर आप इस ईबीआईटी में से सिर्फ बॉन्ड पर का ये इंटरेस्ट अगर लेस कर दोगे और उसे ईबीटी बुलाओगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा सर? क्योंकि आपका ये जो गिवन डीएफएल है ना, ये मैच नहीं होगा फिर एवरीवन। तो फिर ट्रिक क्या है उसमें, क्या क्या अलग क्या है, फिर करना क्या पड़ेगा? सर हमें डीएफएल के फॉर्मूला से ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, उससे हमें ईबीटी फाइंड करना होगा। एक मिनट, डीएफएल के फॉर्मूले से ईबीआईटी बाय ईबीटी ये यूज करना है और आपके पास ईबीटी आ जाएगा। यस सर, फिर ईबीटी माइनस ईबीआईटी करेंगे तो वो इंटरेस्ट प्लस समथिंग अमाउंट आएगा, तो जो बैलेंस रहेगा वो अदर इंटरेस्ट हो जाएगा। वेरी गुड, तो ये ईबीटी जो आएगा, इस ईबीटी को उस ईबीआईटी में से लेस करके देखो इंटरेस्ट आएगा, वो इंटरेस्ट आपके बॉन्ड के इंटरेस्ट से भी और ज्यादा एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है, तो वो जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट ऑन अदर डेट है। सर हमको कैसे समझेगा? दो प्रूफ जिससे आपको समझेगा। ध्यान से सुनो, ये एमटीपी का क्वेश्चन है, ओके, आरटीपी का, सॉरी आरटीपी का है ये क्वेश्चन, और एग्जाम में भी एक बार आया हुआ है। ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में, इस टिपिकल क्वेश्चन में नंबर 1 चीज किसने बोला कि आपको बैलेंस शीट दी है? इज दिस बैलेंस शीट? तो फिर गाइस ऐसे केस में वाई आर यू बिलीविंग कि बॉन्ड एक ही आपके पास डेट है? समझा पॉइंट? पॉइंट नंबर 1 क्लियर एवरीवन? उधर ध्यान दे भाई, 365 रुपए उड़ रहे एक दिन के, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आपको नंबर 1 चीज, ये बैलेंस शीट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड दिया हुआ है ये एक ही डेट नहीं है, इसके अलावा भी हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर। पॉइंट नंबर 2, फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है, तो आप एक बार एक काम करो ना, ईबीआईटी बाय ईबीटी जो आपका आ रहा है कैलसी पर, उससे वेरीफाई करो कि आपका फाइनेंशियल लेवरेज मैच होता है या नहीं होता है। समझा मैंने क्या बोला? ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस में नंबर 1 चीज बैलेंस शीट नहीं दी जाएगी। नंबर 2 चीज, आपको जो फाइनेंशियल लेवरेज दिया जाएगा वो आपको कैलसी पर चेक करना होगा कि वो 1.49 ही आता है क्या। फॉर एग्जाम्पल उसके फ्लो ऑफ आंसर में अगर उसने सिर्फ बॉन्ड का इंटरेस्ट 37 लाख पर 12% ले लिया और आपके ईबीआईटी नंबर में से उसको लेस किया और जो नंबर आया उसको इस ईबीआईटी के साथ डिवाइड करके देख लिया, तो उसको समझ जाएगा कि उसका फाइनेंशियल लेवरेज मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब ही वो ट्रिकी वाला क्वेश्चन आ गया। समझे? तो ट्रिकी वाला क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई होगा? 2 पॉइंट से आइडेंटिफाई होगा। नंबर 1 वो बैलेंस शीट नहीं देंगे और नंबर 2 वो फाइनेंशियल लेवरेज देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मार्क करो इसको एलडीआर, इस क्वेश्चन को मार्क करो एलडीआर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाया तो सब वाट लग जाएगी तुम्हारी, फंसेंगे नहीं। कैसे फंसेंगे नहीं? अरे ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करेगा ना, तो बॉन्ड का इंटरेस्ट टू गेट योर ईबीटी।
हाँ वो तो ठीक है, तू ऐसा बोल रहा है, वो तो एस्केप रूट है, बच गया तो बच गया, उससे अच्छा क्लियर रहे क्या करना है, ठीक है। तो अब बताइए, आगे बताइए। सर हमारे पास EBIT भी आ गया, देन हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे। अच्छा मुझे बताइए, ये जो इंटरेस्ट का है ये लॉजिक समझा सबको? तो आपके पास EBIT और EBT दोनों है, बैलेंसिंग फिगर विल बी इंटरेस्ट, उसमें ये जो बॉन्ड का इंटरेस्ट है वो लेस कर ये अदर इंटरेस्ट आएगा। सर वो अदर इंटरेस्ट क्या है? मे बी प्रेफरेंस बोल लीजिए, प्रेफरेंस पे इंटरेस्ट देता क्या रे? इक्विटी वाला आदमी बोल रहा है प्रेफरेंस पे इंटरेस्ट देगा वो, नहीं, क्या होगा बोलिए? इंटरेस्ट ऑन मे बी डिबेंचर्स, मे बी टर्म लोन, तो कॉल इट एज अदर इंटरेस्ट, कॉल इट एज अदर इंटरेस्ट, ऑल ऑफ यू। Sir, in question number 8, why indication is given when it is not asked in question? Indication is given? कौन सा indication? ये लास्ट वाला पार्ट, ये वाला, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये ऐसे इंस्टीट्यूट के कंक्लूजन से, वो तुम सोचो मत, टेंशन मत लो, एग्जाम में नहीं करना है ऑफ कोर्स। नाउ ईबीटी तक पहुंचे आप, EBT से फिर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर AAT आएगा, टैक्स EAT, कैलकुलेट करके ईएटी आ जाएगा। हाँ, फिर उसके बाद में अपने पास शेयर कैपिटल है, तो 50 लाख डिवाइडेड बाय 10 करने से नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख आ जाएंगे, EPS आ जाएगा फिर ईपीएस आ जाएगा। एवरीवन, यस सर। तो पूरा क्वेश्चन एकदम आसान है, एक एडजस्टमेंट छोड़ा तो। कौन सा एडजस्टमेंट? अदर इंटरेस्ट, अदर इंटरेस्ट, ठीक है। और अदर इंटरेस्ट के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए जो 2 पॉइंट्स बोले वो लिखो उधर। नंबर 1 बैलेंस शीट नॉट गिवन, एंड नंबर 2 DFL गिवन, लिखिए। बैलेंस शीट नॉट गिवन एंड DFL गिवन। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले। 10th क्वेश्चन देखिए अभी। The following information is available about this company: PV ratio, operating leverage, financial leverage, loan amount, post-tax interest rate, tax rate. Then you have market price per share, that is MPS, and you have PE ratio. What is PE ratio, guys? Price earnings ratio. नाम से समझ रहा है, प्राइस अर्निंग रेशियो मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। ऑल ऑफ यू, प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस पर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। एक्चुअली ये इस चैप्टर में नहीं आता, बट अभी एफएम का पूरा अगर पेपर साथ में आएगा तो थोड़ा ना ऐसा होता है कि ये एक पर्टिकुलर पार्ट दूसरे चैप्टर में ही आएगा, ऐसा। ये एक्चुअली हम पढ़ेंगे दूसरे चैप्टर में, पी रेशियो नेक्स्ट कमिंग चैप्टर में ही पढ़ने वाले हम लोग। बट फिर भी व्हाट इज पी रेशियो का लॉजिक? एमपीएस बाय ईपीएस। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पी रेशियो आपको दिखाता है कि मार्केट आपके शेयर्स को कितना टाइम्स प्राइस देने को तैयार है आपके अर्निंग के मुकाबले। सपोज एक कंपनी का पी रेशियो 10 टाइम्स है, जैसे इधर दिया हुआ है, मींस व्हाट? अर्निंग के मुकाबले 10 गुना ज्यादा मार्केट प्राइस है। मींस सपोज अर्निंग पर शेयर 2 रुपए एग्जांपल, तो 20 रुपए तेरा मार्केट प्राइस है, तो मार्केट तेरे शेयर को 10 टाइम्स का वैल्यू दे रहा है कंपेयर टू अर्निंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो इस चीज के लिए होता है, वेदर यू शुड होल्ड अ पर्टिकुलर कंपनीज शेयर और यू शुड सेल। किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है बोलो? होल्ड अ कंपनी शेयर और यू शुड सेल। पी रेशियो अगर मेरे कंपनी का ज्यादा है तो मैंने क्या करना चाहिए? सेल कर देना चाहिए। क्यों? ओवर वैल्यूड स्टॉक है वो। कैसे सर? उसका अगर पी रेशियो ज्यादा है इसका मतलब एमपीएस ज्यादा रहेगा और ईपीएस कम रहेगा। समझे कि नहीं? तो बेटर रहेगा कि आप इस कंपनी के शेयर्स को बेच दो, बिकॉज सेलिंग का रूल क्या है? सेल एट हायर प्राइस। मार्केट प्राइस ज्यादा है तभी तो पी रेशियो ज्यादा है ना। एवरीवन आ रहा है समझ में बात? तो पी रेशियो अगर हाई रहेगा तो बेचा हुआ अच्छा है, अर्निंग वैसे भी कम है। और अगर पी रेशियो कम है तो ऑब्वियसली रिवर्स रह सकता है फिर
कि मार्केट प्राइस पर शेयर कम है मगर ईपीएस ज्यादा है, तो भाई आज का अर्निंग अगर ज्यादा है तो फ्यूचर का मार्केट प्राइस बढ़ने वाला है, तो तू होल्ड कर शेयर को। आज का मार्केट वैल्यू वैसे भी कम है, नेवर सेल शेयर्स एट लेस वैल्यू, एज सिंपल एज दिस। समझा? तो व्हाट इज द यूज ऑफ पी रेशियो? मेन यूज क्या है? इट इंडिकेट्स वेदर एन इन्वेस्टर शुड होल्ड अ कंपनी शेयर और he should sell। क्लियर? क्या आ रहा है सबको समझ में? यस। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर P&L statement of this company and find out the number of equity shares. Who will tell me the answer? चेंज करो कहां पे, और कुछ, और कोई जिसने आंसर नहीं दिया अभी तक। तुमने नहीं दिया ना अभी तक, पास करो। अच्छा, आपको पता है ये क्वेश्चन जो है ना, ये नवंबर 22 का एग्जाम का क्वेश्चन है। नवंबर 22 एग्जाम का क्वेश्चन है ये। और नवंबर 22 के बारे में भी आपने सुना होगा कि एफएम का क्वेश्चन टफ आया था पेपर। तो भाई टफ क्या आया था इनके मुताबिक माने में? ए बाप रे, देख के डर गए। पोस्ट टैक्स करना क्या है? सर पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट दिया हम लोग को, तो उसको हम लोग डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स करके कन्वर्ट करेंगे पहले। देखो, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट क्या दिया रहता आपको? 8% सपोज, तो क्या रहता वो? प्री टैक्स रहता ना। नॉर्मल इंटरेस्ट रेट मतलब नॉर्मल है, वो प्री टैक्स है। तेरे को क्या दिया था? पोस्ट टैक्स। अपन क्लास में कितनी बार बोले किसी भी चीज को बिफोर टैक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। तो फिर 5.6 को डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3 करो, बोलो कितना आता है? 8%। 8% आता है। ऑल ऑफ यू, दैट वाज द ओनली एडजस्टमेंट पॉसिबल। मतलब अलग था, बाकी कुछ नहीं था। आप बोलो आंसर निकालते वक्त या सॉल्व करते वक्त जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो प्री टैक्स लोगे कि पोस्ट टैक्स लोगे? ऑफ कोर्स प्री टैक्स लेना पड़ेगा ना। डिबेंचर, लोन्स, इन पर इंटरेस्ट जो लिया जाता नॉर्मल लिया जाता ना, पोस्ट टैक्स क्यों लेंगे अपन? समझे? अगर आपको क्वेश्चन में 10% इंटरेस्ट है तो वो कौन सा है? प्री टैक्स है ना। तो आपको प्री टैक्स रेट पर अराइव करने के लिए बस वो पीडी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी वाला लॉजिक यूज करना पड़ेगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी इज बिफोर टैक्स। इसलिए मैं बोलता हूं बार बार कंसेप्ट क्लियर रखो। मार्क्स तो बाय प्रोडक्ट है, वैसे भी मिल जाएंगे, और रट्टा मार के तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चंस वगैरह कैसे सॉल्व करोगे जबकि आपके कंसेप्ट से क्लियर नहीं? फॉर्मूला सब रट्टा मारा हुआ है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर भी, बट क्या फायदा उसका? अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा सब आएगा आपको। अब बताओ आपने कैसे सॉल्व किया बेटा? सर हम लोग को फिर इंटरेस्ट निकाल लिया हम लोग 1,25,000 इंटू 8% करके 10,000 निकला। 8% आता नहीं है? हाँ, नॉर्मल इंटरेस्ट रेट बिफोर टैक्स। एक मिनट, 8% सब लोग कैलसी पे निकाले क्या? ओके, फिर आप बोल रहे हो ये 125 पे 8% लगा दिया आपने, 10,000। तो इससे इंटरेस्ट आया 10,000 का। ठीक है सर फिर हम लोग EBIT निकालेंगे DFL का फॉर्मूला से। DFL का फॉर्मूला यूज करोगे EBIT निकालने के लिए EBIT बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट कर तुमने क्या निकाला? EBIT 30,000। EBIT कितना आया? 30,000। फिर क्या किया? सर फिर DOL का फॉर्मूला यूज करके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। वेरी गुड, DOL का फॉर्मूला यूज किया, कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन बाय EBIT, और कंट्रीब्यूशन कितना निकला? 60,000। ठीक है सर फिर PV रेशियो से सेल्स निकाल लेंगे। पीवी रेशियो से सेल्स निकाल लिया। समझा क्या सबको? और उससे अपना P&L स्टेटमेंट रेडी। Yes, अब sir। नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या किया? वो नहीं निकाला क्योंकि आपका पी रेशियो पता नहीं था आपको, पी रेशियो का लॉजिक पता नहीं था आपको, इसलिए आपने नंबर ऑफ शेयर्स नहीं निकाले। अब सोचो आपके स्क्रीन पर पी रेशियो का फॉर्मूला है। बहुत आसान है। सर P रेशियो हम लोग को दिया है 10 और मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है 140। 10 ये दिया है, हाँ। एक मिनट, ये 10 दिया है, ये 140 दिया है, हाँ, तो ईपीएस कितना आएगा? 140 बाय 10 कितना होता? 14 रुपीज ईपीएस आया। अब एग्जैक्टली टोटल इनकम तेरे पास रेडी है और तेरे पास पर शेयर अर्निंग रेडी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे ना। अरे तेरे पास एनआई रेडी है, तेरे पास ईपीएस रेडी है, तो तेरे नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। समझे कि नहीं सब लोग? यस एब्सोल्युटली। तो ये था 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन में अलग क्या था? आपने मार्क किया क्या उसको?
प्री टैक्स पोस्ट टैक्स जैसे लिखा है वैसा मार्क करो उसको. यस गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ. 11th क्वेश्चन. Debu Limited currently has equity share capital of rupees 1 crore 30 lakhs, consisting of 13 lakh equity shares. The company is going through a major expansion plan to raise funds to the tune of rupees 78 lakh rupees. Company को पैसा चाहिए 78 lakhs. To finance the expansion, the management has the following plan. Plan 1, issue 7,80,000 equity shares of 10 each. Second plan is issue 5,20,000 equity shares of 10 each, मतलब 52 लाख होगा. और बैलेंस जो रहेगा वो कितना रहेगा फिर 26 lakhs. 26 कैसे आया? 78 minus 52, करेक्ट. 78 minus 52, 26 आता है ना. 78 लाख टोटल एक्सपेंशन है मैडम. 52 लाख का इक्विटी शेयर है मैडम. समझे क्या? यस. और लॉन्ग टर्म बोरिंग 26 लाख का हो जाएगा 12% पर एनम से, तो इससे इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ समझेगा आपको. फिर थर्ड केस में 3,90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब 39 लाख हो गया. और बचा हुआ कितना रहेगा फिर 39 लाख. वो क्या होगा? डिबेंचर से रेज किया जाएगा. कितने परसेंट? 9%. ऑल ऑफ यू. एंड लास्ट प्लान क्या है? इशू 3,90,000 इक्विटी शेयर्स और बचा हुआ 39 लाख का ऑब्वियसली क्या इशू करो बोल रहे वो लोग? प्रेफरेंस शेयर्स. तो कितने प्लान है आपके पास? 4. EBIT ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी 52 लाख पर एनम. एक्सपेक्टेड EBIT मतलब एक्सपांशन के पहले या बाद? बाद. एक्सपेक्टेड EBIT मींस आफ्टर एक्सपांशन वाला EBIT. ऑल ऑफ यू चल रहा है क्या दिमाग? नाउ टेल मी, कंसिडर कॉर्पोरेट रेट एज 40%. यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द EPS and ascertain the financial leverage in each of the plan. कर सकोगे? इजी है. शुरुआत कहां से करोगे? शुरुआत किससे करोगे? EBIT के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी चारों कंपनी के, बराबर. चारों प्लान की, सॉरी चारों प्लान की. फिर EBIT माइनस क्या होगा? इंटरेस्ट. इंटरेस्ट में जब जब हमने लोन लिया है तभी इंटरेस्ट आएगा. मतलब प्लान 1 में आएगा क्या? नहीं आएगा. प्लान 2 में आएगा? यस. प्लान 3 में आएगा? यस. अलग अमाउंट आएगा. प्लान 4 में आएगा क्या? नहीं आएगा. समझ रहा है क्या सबको? तो फिर वो लेस कर दो, क्या मिला आपको? EBT. टैक्स लेस कर दो 40%, बचा हुआ 60 मिला आपको EAT चारों प्लान में. और फिर EAT में से लेस कर दो प्रेफरेंस डिविडेंड लास्ट वाले प्लान में. फिर नेट इनकम आएगा, उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करो. बट नंबर ऑफ शेयर्स करते वक्त ओल्ड वाले शेयर्स भूलना मत, 13 लाख वाले. और हर प्लान के मुताबिक न्यू वाले शेयर तो अलग अलग आएंगे. प्लान 1 में कितने आएंगे? 7,80,000. प्लान 2 में कितने आएंगे? 5,20,000. प्लान 3 में 3,90,000 और प्लान 4 में भी 3,90,000. ये न्यू वाले हैं. और एग्जिस्टिंग वाले हर जगह ऐड होंगे कितने? 13 लाख. इससे मिलेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर क्या मिलेगा तुम्हारा? EPS. झेपा क्या? फर्स्ट पार्ट का आंसर समझा. सेकेंड पार्ट में क्या करना है? फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है. फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बोलिए. DFL इज इक्वल टू EBIT बाय EBT. दोनों रेडी है अपने पास? दोनों रेडी है ना? हाँ, लास्ट केस के अंदर प्रेफरेंस शेयर्स है, इसलिए EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD अपॉन 1 माइनस T. बट ये भूलना मत, लास्ट केस में फॉर्मूला चेंज होता है, ये भूलना मत. ठीक है, इजी. तो इसमें अलग क्या था? एक्सपांशन वगैरह दिया था. ठीक है. 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए. क्या बोल रहे 12th क्वेश्चन में? This company has a sales of 68 lakhs, variable cost ratio of 60%. तो 40% क्या हो गया? PV रेशियो हो गया, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. करेक्ट. कंपनी हैज अ फिक्स कॉस्ट ऑफ 16,32,000. ऑब्वियसली EBIT मिल जाएगा आपको, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तक तो वैसे भी पहुंच गए थे आप. कंपनी, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी कंप्राइजेज ऑफ 12% डिबेंचर्स, सॉरी डेट, देन 1 लाख रुपीज प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच. मगर ये 1 लाख रुपीज दिया है, इसको इंटू 10 मत करना वापस. कैरिंग डिविडेंड ऑफ 10%
and 1,50,000 equity shares. Tax rate applicable is 30%. At current sales level, determine the interest, the EPS, and the amount of debt in the company's firm for the firm. If a decline in the sales will wipe out the 25% decline in the sales will wipe out all the EPS. ये जो लास्ट वाला इंफॉर्मेशन है इससे क्या समझता है दोस्तों आपको? DCL 4 times है. कैसे? Percentage change in EPS 100% divided by percentage change in sales 25%. 100 कहां से आया सर? वाइप आउट EPS बोला था ना अपन ने, डबल एंड वाइप ऑफ दोनों के केस में 100% चेंज बोला था ना अपन ने. यस, आर यू झेपिंग? मजा आ रहा है क्या? ये सब एग्जामिनेशन क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर रहे हो. नाउ दे आर सेइंग, क्या निकालने बोला है? डिटरमाइन इंटरेस्ट, EPS एंड अमाउंट ऑफ डेट. हु विल टेल मी द आंसर? माइक कहां पर है? किधर है माइक? किधर है? ओके बोलो, कौन उस साइड बोलो कोई. अरे सॉल्व किए क्या रे? नहीं किए. इधर से ही आंसर्स आ रहे हैं, एक नहीं 4 लोग बोल रहे हैं. आप क्या कवरेज एरिया के बाहर हो? पीछे एक है, उसको ऑलरेडी चांस दिया अपन ने. मुझे उस साइड से रो से कोई चाहिए भाई. उधर के क्या 200 लोग 250 लोग के आराम से बैठे मस्त बालकनी में, रिक्लाइनर सीट लेके बैठे हो. हम तो आउटसाइडर सर, है ना? अरे कोई तो बोलो. इधर कितने लोग बोल सकते हैं आंसर? इधर से कितने लोग आंसर बोल सकते हैं? देखो जरा, शर्म करो. माइक पास करो पीछे. मुझे आंसर्स चाहिए. एवरीवन सॉल्व करो. नहीं सॉल्व किया रहेगा करो. और आपको पता है कि मैं आपसे ज्यादा आपके पढ़ाई की केयर करता हूं. माने मैं आपको, अगर आपको लग रहा होगा कि हमको बुक्स नहीं मिले अभी तक सर, हमको ये नहीं मिले, मैंने कल गूगल ड्राइव में रात को 8:30-9 बजे के आसपास FM का क्वेश्चनियर का भी सॉफ्ट कॉपी डाल दिया था. फिर थोड़ा कष्ट लो. अगर इतना तुम्हारा लेक्चर लेने के बाद लेट नाइट तक भी मैं ये सोच रहा हूँ अरे यार बाकी लोगों के पास नहीं रहेगा तो क्या, एंड रात में 9 बजे मैं उसको अपलोड कर रहा हूँ, मतलब मैं घर पे रहेगा ना, मगर फिर भी मैंने किया वो जस्ट बिकॉज तुम में से कोई लोग जिनके पास बुक्स नहीं रहेंगे एटलीस्ट वो भी सॉल्व कर पाएंगे. बोलिए. सर सेल्स दिया हमको, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है, सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट भी दिया है. फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे, हाँ, EBIT आएगा, EBIT आएगा, DOL आ जाएगा, DOL आएगा. अच्छा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, हाँ ठीक है, DOL निकाल लोगे, DFL निकालेंगे, फिर DFL निकालेंगे. फिर DFL DFL कैसे निकालेंगे? EBIT बाय EBT लगता है ना उसके लिए. तो DCL बाय DOL, DCL बाय DOL. DCL रेडी है अपने पास? यस. तो पहले DCL निकालेंगे, बोल ना 4 टाइम्स, बराबर. अब DCL एंड DOL दोनों रेडी है तो DFL भी आएगा. DFL ठीक है. फिर DFL का फॉर्मूला यूज करेंगे, DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD अपॉन 1 माइनस T. वेरी गुड. तो उससे इंटरेस्ट आ जाएगा, उससे इंटरेस्ट आएगा. एवरीवन, उससे इंटरेस्ट आएगा. यस सर. EBIT रेडी है हमारे पास, EBIT रेडी है, प्रेफरेंस डिविडेंड है, और प्रेफरेंस डिविडेंड भी रेडी है, और टैक्स रेट भी रेडी है, Yes. और DFL तो ऑलरेडी रेडी था. मिसिंग वैल्यू क्या था? इंटरेस्ट था. आएगा. तो इंटरेस्ट आएगा. ऑल ऑफ यू आर यू अंडरस्टैंडिंग? फ्लो ऑफ आंसर पे ध्यान है क्या सबका? अब आगे इंटरेस्ट आएगा, फिर इंटरेस्ट EBIT से माइनस करेंगे, यस, EBT आएगा, EBT आएगा, माइनस माइनस टैक्स रेट करेंगे, PAT आएगा, प्रेफरेंस डिविडेंड देंगे, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे, फिर NI आएगा, यस, NI को नंबर ऑफ शेयर्स से डिवाइड कर कर EPS आएगा. आएगा क्या? और एक चीज बोली ना, अमाउंट ऑफ डेट भी तो बोला आपको. सर इंटरेस्ट है हमारे पास, इंटरेस्ट है हमारे पास, रेट भी है हमारे और पास, रेट है हमारे पास. तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गिव यू योर
डेट। समझ गए? अब ये जो भी कैलकुलेशंस तुमने बोले ये एग्जिस्टिंग लेवल पे बोले या न्यू लेवल पर बोले? Existing level. अब न्यू लेवल पर क्या करना पड़ेगा? न्यू लेवल है क्या कुछ या एग्जिस्टिंग लेवल पर ही पूछा है? अच्छा, करंट लेवल पर ही पूछा है, एट करंट लेवल ऑफ सेल्स ही पूछा है। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? नाउ लुक एट इंस्टीट्यूट सॉल्यूशन। मतलब इजी चीज को कैसे कॉम्प्लिकेट करके सॉल्व करते लोग। आपको वो बता रहा था, वो जो भी बता रहा है ऑब्वियसली अपना फ्लो है, अपना जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही फ्लो है ना भाई, और इसी फ्लो से सॉल्व करना है आपको। आप अदरवाइज देख लो इंस्टीट्यूट के कैसे सॉल्यूशंस रहते हैं, कुछ समझता ही नहीं है, इसलिए हमें इधर, इसलिए कुछ पैसा मिलता है। ये जो भी अपन ने फॉर्मेट्स बनाए ना, ये वर्ल्ड क्लास है, इसलिए मैं इसको बुक में नहीं डाल सकता हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका सॉल्यूशन आपने स्टाइल से क्यों नहीं सॉल्व करके डाला। अगर डाल दिया तो फिर तो ये पब्लिक हो जाएगा ना। जो मेरे सॉल्यूशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के बुक में है, ऑब्वियसली नोट्स में नहीं है किसी भी, समझे? इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ क्वेश्चनर सॉल्व करते हो सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, अपने स्टाइल से सॉल्व करो, फाइनल आंसर मैच करो, आगे बढ़ो। आपने सॉल्व किया बेटा ये सब? नहीं किया? तुमने सॉल्व किया है इसी स्टाइल से सॉल्व किया क्या? अपने स्टाइल से मैच हुआ फाइनल आंसर। यस, ये सब अमाउंट ऑफ डेट, ये ईपीएस, ये से इंटरेस्ट अमाउंट, सब कुछ यस 110% होता है। डीएफएल वो ईबीआईटी वाले फॉर्मूले के लिए निकाला ना। हाँ, डीसीएल यूज कर सकते हैं, डीसीएल रेडी है ना अपने पास 4 टाइम्स का। तो डीसीएल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस टैक्स भी हो सकता है, करेक्ट? उस केस में भी होगा, डीएफएल निकालने की जरूरत नहीं गिरेगी उस केस में फिर। हाँ, एक चीज के अलग अलग सॉल्यूशंस भी रहेंगे, ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन तुम्हें कम टाइम में पॉसिबल है वो कर लो। ठीक है, 13th क्वेश्चन गाइस। सर डीसीएल कैसे आया समझा नहीं। बीएमडब्ल्यू देखो, ध्यान दो, 4 टाइम्स का डीसीएल। अगर अभी भी नहीं समझ रहे बेटा, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ध्यान दे अभी अच्छे से। इट इज सेड दैट if a 25% decline in sale will wipe out the EPS, wipe out all the EPS मतलब percentage change in EPS कितना होगा? Percentage change in EPS will be 100%. Use the formula of DCL. DCL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in sales. This is 100% by 25% without calci 4 times. समझा क्या? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। टोटल कितने क्वेश्चन है? 14 है, 2 बाकी है। अभी लास्ट के 2 उधर बोल दो यार कोई तो यार। यस, वेरी गुड, माइक पास करो। हाँ, यहां पे वॉइस तू दे सकता, वॉइस तू दे सकता है बस। हेलो यस सर, मैं एक बार 13th क्वेश्चन। हाँ, 14th बोल रहा था। 14 चाहिए था तेरे को? ठीक है, मैम को पास करो उधर। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूं मैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू नव्या कंपनी लिमिटेड फॉर दिस ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। शेयर कैपिटल 10 each, 12% बॉन्ड, सेल्स, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, फाइनेंशियल लेवरेज, पीवी रेशियो, applicable income tax rate, calculate operating leverage, combined leverage, EPS। बोलिए। सर सेल्स एंड पीवी रेशियो दिया है, हाँ? तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा। सेल्स दिया है, पीवी रेशियो दिया है, तो कंट्रीब्यूशन मिलेगा। एवरीवन फोकस कीजिए सब लोग। फिर सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन करेंगे। सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन क्यों करूं? ये 1 मिनट, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे। कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो ईबीआईटी आएगा। ईबीआईटी आएगा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट लेस करेंगे। इंटरेस्ट लेस करेंगे। जो बॉन्ड्स है उसका 12% लेके इंटरेस्ट लेस ये इंटरेस्ट लेस करेंगे। फिर उसके बाद ईबीटी आएगा। बस फंस गए, फंस गए। अभी अभी जस्ट बोला था, समझाया था। बैलेंस शीट दिया है क्या मैडम? बैलेंस शीट नहीं है,
और फाइनेंशियल लेवरेज दिया है क्या? यस दिया है, 5 स्टार मारो उसको। क्या करना पड़ेगा फिर? अदर इंटरेस्ट आएगा। हाँ अच्छा मैच हो रहा है क्या? तो फिर कैलसी पे वेरीफाई किया क्या पहले? हाँ फिर ठीक है, फिर ठीक है। फिर तो tax, ये उसके जैसा कॉपी किया, मगर उसने वो जो पिछले वाला क्वेश्चन था ना वैसा ही सेम क्वेश्चन है ये। कभी भी कैलसी पे पहले वेरीफाई करने का जो गिवन लेवरेज है वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अब आपका मैच हो रहा है, इसलिए फिर आगे ईबीटी आएगा। EBT आने के बाद टैक्स लेस करेंगे ओके तो 30% से, फिर EAT आ जाएगा, ओके, फिर DOL निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, पूरा इनकम स्टेटमेंट रेडी है। डीओएल आ जाएगा, डीसीएल भी आ जाएगा, और DFL भी आ जाएगा। और डीएफएल पूछा नहीं है, ईपीएस पूछा है। ओके, ईपीएस के लिए EPS क्या करोगे? जो EAT आया है हाँ उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स कितने लेंगे? 6,55,000। नहीं, अच्छा डायरेक्ट आंसर बोल रहे हो, बराबर है। तो 10 ईच है ना ये, तो नंबर ऑफ शेयर्स पता है। इजी इजी क्वेश्चन है। यस आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन 14 पास कर दो उधर। सर वो अदर इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट हर बार कंसिडर करेंगे ना सर? यस ऑब्वियसली हर बार कंसिडर करना है, कैलसी पे वेरीफाई करना है एक बार। यस लास्ट पार्ट, चलो जल्दी बोलो। सर हमें सेलिंग प्राइस वेरिएबल, एक मिनट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, सेलिंग प्राइस इज गिवन, वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन, ब्रेक इवन पॉइंट इज गिवन, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेजेस एट सेल्स वॉल्यूम ऑफ दिस एंड दिस। सर हम फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए पहले ब्रेक इवन पॉइंट इनटू हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल 30,000 इंटू 7.5 इज इक्वल 2,25,000। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे। फिक्स कॉस्ट निकाल रहा है ना तू? हाँ फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी निकाल सकता है ना? हाँ क्या फॉर्मूला है? ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में दिया है ना वैसे भी। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एवरीवन सर मैंने भी यही किया है। यही किया ना? हाँ सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, वो कर फिक्स कॉस्ट कितना आता है तुम्हारा? 2,25,000। 2,25,000 सबका करेक्ट है क्या? ओके फिर उसके बाद इनकम स्टेटमेंट निकालेंगे 37,500 यूनिट्स के लिए और 45,000 यूनिट्स के लिए, और उसके बाद डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यस सर। कल हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था हमारे क्लास के नोट्स में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर चेंज है लास्ट में। हाँ ये साइन, रुपी का साइन कट कर दो इधर, क्वालिटी डाउट, रुपी का साइन कट कर दो। 3 टाइम्स आना चाहिए यहां पर और 5 टाइम्स यहां पर आना चाहिए। चलो चैप्टर खत्म। यस गाइस, तो फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है तो ऑलरेडी खत्म है क्योंकि सेम क्वेश्चंस है।